हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर वीडियो सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के यूनिट 7 के टॉपिक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में हम ऑलरेडी इसरो और इसरो की सब ऑर्गेनाइजेशंस और उसके अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसी को आप आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो बहुत इजीली और बहुत कॉन्फिडेंटली इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझोगे उतनी जल्दी आपको फैक्ट रट जाएंगे और एफर्ट नहीं ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी नोट पर। सबसे पहले हम वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्बिट से। ऑर्बिट क्या होते हैं? ऑर्बिट वो ट्रैजेक्टरी होती है जो कि एक सैटेलाइट एक प्लैनेट के अराउंड बनाता है या फॉलो करता है। इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। अब ऑर्बिट को हम अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑर्बिट का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन, कि वो झुकाव कितना रखे हुए है। और यहाँ पर हम तीन प्रकार के ऑर्बिट देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन इस डायग्राम में। सबसे पहला इक्वेटोरियल ऑर्बिट, दूसरा पोलर ऑर्बिट और तीसरा इंक्लाइंड ऑर्बिट। ये ऑर्बिट्स होते क्या क्या है एक बार समझ लेते हैं। वो ऑर्बिट जो कि इक्वेटोरियल प्लेन में, अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन मतलब वो प्लेन जो कि इक्वेटर के पैरेलल है और अर्थ को हॉरिजॉन्टली दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, उसको हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। तो जो सैटेलाइट का ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करता है उसको हम इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहते हैं, सिंपल। वैसे ही पोलर ऑर्बिट क्या होगा? वो सैटेलाइट का ऑर्बिट जो कि पोलर प्लेन में लाई करता है। पोलर प्लेन मतलब वो प्लेन जो कि पोल टू पोल काट दे अर्थ को सिमेट्रिकली दो इक्वल इक्वल हाफ में वर्टिकली। तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं? पोलर प्लेन कहते हैं। और उसमें जो ऑर्बिट है उसका हम क्या कहेंगे? पोलर ऑर्बिट। और तीसरा केस क्या हो जाएगा? यदि सैटेलाइट का ऑर्बिट इंक्लाइंड है कुछ डिग्रीज पर, तो उसको हम क्या कहना चालू कर देंगे? इंक्लाइंड ऑर्बिट कहना चालू कर देंगे। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। तो इसमें कौन से मिल गए? तीन मिल गए। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो आप कर सकते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उसकी आकृति के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? उसका शेप का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहला सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है? यदि ऑर्बिटल एल्टीट्यूड हर जगह सेम है, कॉमन है, तो जो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट को फॉलो करेगा, जो पाथ को फॉलो करेगा, वो सर्कल ही बनेगा। तो ऐसा जो ऑर्बिट कहलाता है वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर ऑर्बिट, जहां पर क्या हो जाएगा? सेम एल्टीट्यूड रहेगा। उसके अलावा एक और तरीका है, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूमते हैं अर्थ के अराउंड। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं और इसको अपन थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। कि देखिए एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये आ गया वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये हो गया एलिप्स का सेंटर। सेंटर हो गया सी, और इस एलिप्स के दो फोकस हो जाएंगे F1 और यहाँ पर हो जाएगा F2, जैसे कि एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है, जब ये सबसे करीब होगा कहाँ पर? अर्थ के, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पेरिजी। और जब ये सैटेलाइट अर्थ से सबसे दूरी पर होगा तो उस पॉइंट को कहते हैं हम अपॉजी। तो पेरिजी मतलब जब सैटेलाइट अर्थ के सबसे पास में होगा, पी से पास, पी से पेरिजी, और जो सबसे दूरी पर होगा तो उसको हम कहेंगे एपोजी। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे पास क्या आ गया? दो प्रकार के ऑर्बिट आ गए, सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब थर्ड प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है, वो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर मौजूद है। इसमें भी हमें तीन प्रकार के ऑर्बिट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट या लियो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट और लियो। लियो ऑर्बिट में हम क्या करते हैं कि जो सैटेलाइट होता है उसको पृथ्वी की सतह से 100 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एल्टीट्यूड पर प्लेस करवाते हैं। इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट्स कहते हैं। और यहां पर जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड होता है वो 95 से 120 मिनट्स होता है। मतलब इस ऑर्बिट में प्लेस सैटेलाइट को पृथ्वी की एक बार परिक्रमा लगाने में 95 से 120, 95 से 120 मिनट्स लगते हैं। लियो में जनरली हम क्या करते हैं? रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट्स को, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं। बट कई बार ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स को भी प्लेस किया जाता है, और उनकी बैंडविड्थ सर्विस के आधार पर, उनकी बैंडविड्थ सर्विस के आधार पर भी लियो का क्लासिफिकेशन किया जाता है।
तो लियो को सब क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ, कितनी प्रोवाइड कर रहा है वो। उसके लिए होता है सबसे पहला लिटिल लियो, लिटिल लियो जहां पर जो लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट हो वो 100 बिट्स पर सेकेंड की सर्विस प्रोवाइड करे, बैंडविड्थ सर्विस प्रोवाइड करे। उससे बड़ा होता है बिग लियो, और फिर उससे बड़ा होता है ब्रॉडबैंड लियो। तो ये तीन प्रकार का सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ सर्विसेज। तो ये हो गया लियो का एक प्रकार का क्लासिफिकेशन। अब एक और चीज समझते हैं, जनरली जो लियो ऑर्बिट्स होते हैं इनमें जो सैटेलाइट प्लेस करते हैं हम, वो पोल टू पोल मूव करते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं वो कैसे होते हैं, पोलार ऑर्बिट्स होते हैं। तो पोल टू पोल मूव करते हैं। तो पोल टू पोल जब वो मूव करते हैं तो एक छोटी सी समस्या आ जाती है। वही समस्या ये होती है कि जब ये सैटेलाइट एक पॉइंट के ऊपर से निकलता है उसको ऑब्जर्व करता हुआ, जैसे अपने केस में ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट निकल रहा है इस पॉइंट को ऑब्जर्व करता हुआ अर्थ की सरफेस पे। तो जब नेक्स्ट डे हम चाहेंगे कि अगले दिन भी ये उसी समय उसी जगह के ऊपर से निकले, तो ऐसा जनरली नहीं हो पाता है। इधर पे कई फैक्टर्स प्ले कर जाते हैं, जैसे ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। पृथ्वी जो होती है जब सूरज की परिक्रमा लगाती है तो थोड़ा सा वॉबल करती है और उसके मूवमेंट में चेंजेस होते हैं। इस कारण से हमको एक रेगुलरिटी नहीं मिल पाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं चाहूं कि यह सैटेलाइट डेली भोपाल के ऊपर से दोपहर के 2 बजे निकले रोज, तो पहले दिन तो निकल जाएगा, बट दूसरे दिन या तो ये डिले हो जाएगा या तो फिर थोड़ा सा हो सकता है एडवांस भी हो जाए। तो ऐसी समस्या से निपटारे के लिए हम क्या करते हैं, एक नए प्रकार के ऑर्बिट बनाते हैं या एक नए प्रकार के ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, जिसको हम कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यहाँ पर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सन माने सूरज, सिंक्रोनस मतलब उसके टाइम पीरियड के अनुसार, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। और ये भी एक प्रकार क्या क्या होता है, पोलर ऑर्बिट होता है और लो अर्थ ऑर्बिट होता है, लियो में होता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की खासियत ये होती है कि आपका सैटेलाइट उसी पॉइंट पे जितने बजे आप चाहते हो, जैसे अपने एग्जांपल में 2 बजे भोपाल पे चाहते हैं, तो डेली उसी समय उसी तारीख को जिसको आप चाहते हो और उसी जगह पर वो आपको ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए मौजूद रहेगा। दूसरी चीज, ये शैडो नहीं बनाता है, इसीलिए पिक्चर्स जो होती है वो बहुत क्लियर ली जा सकती है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में से। इसी कारण से सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट को डस्क टू डॉन या डॉन टू डस्क ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछते हैं डॉन टू डस्क या डस्क टू डॉन ऑर्बिट किसे कहा जाता है, तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को कहा जाता है। सेकंड हम समझते हैं, सेकंड प्रकार का जो ऑर्बिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, वो होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिनको हम मियो कहते हैं। मियो में जो सैटेलाइट होता है उस सैटेलाइट को हम 2000 से लगभग 35,000 किलोमीटर के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। जनरली इस एल्टीट्यूड पे जीपीएस को प्लेस किया जाता है, इसीलिए इसको जीपीएस ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो मियो को और क्या कहा जाता है, जीपीएस ऑर्बिट। इसके अलावा यहाँ पर टाइम पीरियड जो है इन ऑर्बिट्स में, कई बार टाइम पीरियड जो है हम 12 आवर्स का भी अचीव कर सकते हैं, 12 घंटे का भी अचीव कर सकते हैं। इसी कारण से इनको हम सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, अब मियो का हम एक स्पेशल केस देख लेते हैं। यदि कोई सैटेलाइट मियो में प्लेस्ड है और जो ऑर्बिट है वो हाईली इंक्लाइंड है और उसकी जो पेरिजी है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है पेरिजी का, वो फिक्स हो चुका है, फिक्स्ड पेरिजी है और वो इंक्लाइंड और मियो में प्लेस्ड है, तो ऐसे स्पेशल केस के मियो को हम कहते हैं मोलनिया ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं, मोलनिया ऑर्बिट्स। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछता है मोलनिया ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ, तो उसका सही जवाब हो जाएगा एमईओ, मियो से संबंधित है मोलनिया ऑर्बिट्स। क्लियर। थर्ड प्रकार का जो ऑर्बिट होता है उसको हम कहते हैं, हियो या हाई अर्थ ऑर्बिट, और इसमें भी हमको मिलता है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम जियो ऑर्बिट या जियो भी कहते हैं। जियो सिंक्रोनस में क्या होता है, जियो माने अर्थ, सिंक्रोनस मतलब अर्थ के हिसाब से सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब उतने ही इनका ऑर्बिटल टाइम पीरियड होता है
जितना कि पृथ्वी को अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में रोटेशन में टाइम जाता है, दैट इज नथिंग बट एक दिन, वन डे, दैट इज 24 आवर्स। तो इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। और इस टाइम पीरियड को अचीव करने के लिए इन सैटेलाइट्स को 36,000 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर्स की ऊंचाई पर, और अगर थोड़ा सा और एग्जैक्टली मैं बोलूं तो 35,783 किलोमीटर्स की ऊंचाई एल्टीट्यूड पर प्लेस किया जाता है। ये खासियत हो जाती है किसकी? जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट्स की। जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट का भी एक स्पेशल केस होता है, यहां पर अपन डायग्राम से समझते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स कैसे होते हैं आपके? ये इंक्लाइंड हो सकते हैं, और इनका स्पेशल केस क्या होता है कि यस, अगर मैं इस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को इक्वेटोरियल ऑर्बिट बना दूं, मतलब कैसा? टू दी पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ द इक्वेटर, और डिस्टेंस कितना रहे? इतना ही 36,000 किलोमीटर ही रहे, तो ऐसे स्पेशल टाइप के ऑर्बिट्स को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, अर्थ ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और कुछ भी नहीं होते हैं, ये स्पेशल केसेस होते हैं किसके? जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट के। होपफुली यहां तक क्लियर है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में। अब इन ऑर्बिट्स में हम अलग अलग सैटेलाइट्स को प्लेस करेंगे, जैसे कि अपन ने बात की थी कि पोलार और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में हम किसको रखते हैं? रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं। वैसे ही हम जियो में, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में किसको प्लेस करते हैं? यहाँ पर हम अपने जी सैट सैटेलाइट्स को, जो कि कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स होते हैं, उनको प्लेस करते हैं। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्या होते हैं, आइए हमको समझते हैं आगे चल के कि क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट्स किस प्रकार से सैटेलाइट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सैटेलाइट्स को हम बेसिकली दो पैरामीटर पे, दो क्राइटेरिया पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, उनके वेट के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और दूसरा क्लियर किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल या फंक्शन, जो रोल या वो फंक्शन करते हैं उसके आधार पर हम सेकेंड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, है ना, कि वजन के आधार पर सैटेलाइट से क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मिनी सैटेलाइट्स मतलब जिनका वजन 100 से 500 किलो के बीच में है। माइक्रो सैटेलाइट्स जिनका वजन 10 से 100 किलो के बीच में है। नैनो सैटेलाइट्स जिनका वजन 1 से 10 किलो के बीच में है। पिको सैटेलाइट्स जिनका वजन 0.1 से 1 केजी के बीच में है। फेम्टो सैटेलाइट्स मतलब जिनका वजन 0.1 किलोग्राम से भी कम है। और जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सैटेलाइट्स। तो सबसे छोटे सैटेलाइट्स कौन से हो गए? मॉलिक्यूलर सैटेलाइट्स कहलाएंगे। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेट। इसरो ने भी कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, हमारे इसरो ने, जो कि वेट के आधार पर भेजे जाते हैं। जैसे यदि मैं आपसे बताऊं कि सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट, द लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो, इसरो के द्वारा सबसे लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया है? उसका नाम है कलाम सैट, कलाम सैटेलाइट V2, जो कि चेन्नई के स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया, मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया, मतलब एकेडमिक और एजुकेशनल सैटेलाइट था, जो कि 24 जनवरी 2019 को 2019 को लॉन्च किया गया था। और जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो PSLV ही था, और वो C-44 सीरीज का था। कलाम सैट की खासियत यह है कि इसको बोला जाता है विश्व का, दुनिया का सबसे छोटा और लाइटेस्ट सैटेलाइट, ये इसके लिए बोली जाती है बात। और दूसरी चीज, इट वाज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कलाम सैट वाज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड सैटेलाइट ऑफ इंडिया, वो भी मेड बाय द स्टूडेंट्स। ये हमारा लाइटेस्ट सैटेलाइट था। उसके अलावा इसरो हैवी सैटेलाइट बना चुका है, और जो हमारा सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट जो है वो था हमारा GSAT-11। GSAT-11 हमारा हेवीएस्ट सैटेलाइट था, जिसका वजन लगभग 5,180 किलोग्राम था। और इसको हमने लॉन्च करवाया था एरिन स्पेस रॉकेट से, जो कि फ्रेंच गुआना से, जिसने लॉन्च भरा था। तो हमारा हेवीएस्ट सैटेलाइट कौन सा हो जाएगा? GSAT। और हमारा लाइटेस्ट सैटेलाइट कौन सा हो जाएगा? कलाम सैट। कलाम सैट सैट के बारे में आपको एक और चीज बता देता हूं मैं। ये जो कलाम सैट है ये एजुकेशनल सैटेलाइट है और एकेडमिक सैटेलाइट है। तो इसरो कई ऐसे एकेडमिक सैटेलाइट्स बना चुकी है और उनको वो लॉन्च कर चुकी है, जिनकी लिस्ट या टेबल यहाँ पर देख सकते हैं। तो कौन कौन से सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे इनके नाम देखना जरूरी है, जैसे एनुसैट, स्टडसैट, जुगनू इंपॉर्टेंट, SRM सैट, स्वयं इंपॉर्टेंट, सत्यभामा सैट। सत्यभामा सैट जो है
ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। पी सैट या पाई सैट, प्रथम, एनआईयू सैट, कलाम सैट अपने आ गया 24 जनवरी वाला, और एस डी सैट, यूनिटी सैट, और सबसे लेटेस्ट जो है वो हमारा कौन सा है, इंस्पायर सैटेलाइट, जो कि 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया था PSLV C52 से, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 का मिशन का भाग रहा है। तो करंट में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर्स में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं कि इनमें से कौन सा एक एकेडमिक सैटेलाइट है। तो यहाँ लिस्ट में से इसमें से क्वेश्चन पीएससी पूछ चुका है, और अपने अदर एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ चुका है। तो एकेडमिक सैटेलाइट्स की लिस्ट यहाँ पर है, इसका अपन एक बार देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ द सैटेलाइट। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं सैटेलाइट्स का ऑन द बेसिस ऑफ द रोल दे प्ले, है ना, कि वो क्या क्या काम में, किस किस तरीके से काम में आते हैं। तो सबसे पहला हमारी सीरीज में है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स EOS का मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है कि अर्थ को ऑब्जर्व करना और अर्थ पे हो रहे इवेंट्स को जो है उनको ऑब्जर्व करना क्लोजली। अब इसकी सीरीज में हमारे पास कई सारे सैटेलाइट्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि विच वॉज द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, हमारे द्वारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा था, इसका जवाब हो जाएगा भास्कर 1 सैटेलाइट हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जो कि 7/6 मतलब 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया था। इसी के अलावा जस्ट सेकंड सैटेलाइट इसी के बाद लॉन्च किया गया था, जो कि रोहिणी सीरीज का था, जिसका नाम था रोहिणी RSD1, जो कि कब लॉन्च किया गया था, ये 31 मई 31/5/1981 को लॉन्च किया गया था। इसी प्रकार से और भी कई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। जैसे IRS की जो पूरी सीरीज है, IRS-1A की जो पूरी सीरीज के सैटेलाइट्स है, वो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स थे। इसके अलावा हाइसिस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, ये भी लॉन्च किया जा चुका है। स्कैट सैट स्कैट सैट 1, ये भी कैसा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो यदि आपसे पूछते हैं इनमें से कौन सा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो इनमें से आप बता सकते हैं कौन सा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है इसमें, वो है निसार के बारे में, NISAR, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर निसार सैटेलाइट की कटिंग भी लगी हुई है, निसार के बारे में लिखा हुआ है कि निसार सैटेलाइट जो है, इसको हम क्या, निसार को हम क्या करेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ अटैच करेंगे। और ये क्या है, बेसिकली एक रेडार है, एपर्चर रेडार है, जो कि ड्यूअल फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। और ये क्या करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको ऑब्जर्व करेगा। इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट रखी गई है, वो अर्ली 2024 में रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते, लिखा हुआ है कि अर्ली 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये दो स्पेस एजेंसी मिलकर तैयार कर रही हैं, दैट इज नासा और हमारी इसरो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निसार क्या है, निसार बेसिकली हमारा रेडार है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार है, जो कि किस किसने मिलकर बनाया है, नासा और इसरो ने बनाया है। जिसको कहाँ प्लेस करेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ लगा के इसको हमारे लियो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। वैसे ही दूसरी जो कैटेगरी होती है, वो होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की। तो यहाँ पर आप लिस्ट भी देख सकते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मेन काम क्या होता है, इनका मेन एप्लीकेशन क्या होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एप्लीकेशन अपन देख लेते हैं। इनका मेन एप्लीकेशन होता है स्पेस बेस्ड इनपुट स्पेस बेस्ड इनपुट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, स्पेस बेस्ड इनपुट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं SISDP। एक तो ये फंक्शन हो गया। इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम, इसके लिए भी काम में आते हैं। तो और ये जो IRS होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं इनको और इनके फंक्शंस को। अब इंडिया में कौन कौन से लॉन्च किए जा चुके हैं हमारे यहाँ रिमोट सेंसिंग का, यहाँ पर मैंने एक टाइमलाइन बना रखी है। ये टाइमलाइन पर एक बार देख लेते हैं जल्दी से।
जैसे कि सबसे पहला कौन सा लॉन्च किया गया था, 7 जून 1979 को भास्कर 1 लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च किया गया था। फिर रोहिणी RS-D1 31 मई 1981 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद IRS-1A जो था, ये भी हमारा 1988 में 17/3/1988 को वॉस्टॉक से लॉन्च किया गया था। 26 मई 1999 को ओशियन सैट, जो कि ओशियन की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। उसके अलावा कार्टोसैट 1 जो कि PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV-C6 के द्वारा। इसकी डेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, 5/5/2005 को कार्टोसैट जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। उसके अलावा 12/10/2011, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगा ट्रॉपिकस को लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि क्लाइमेट एनवायरमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्लाइमेट एनवायरमेंट और अर्थ को ऑब्जर्व करना। ये PSLV-C18 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और मेगा ट्रॉपिक रिसेंटली क्या हुआ है कि इसको डीकमीशन किया गया है और ये अपने बे ऑफ बंगाल में इसको वापस गिरा दिया गया है, क्रैश करवा दिया गया है, इसलिए मेगा ट्रॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, 12/10/2011 इसकी डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए हमारे लिए। अगला हाइसिस है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 29/11/2018 को लॉन्च किया गया था और ये लॉन्च किया गया था PSLV-C43 के द्वारा लॉन्च किया गया था। 14 मतलब 14 फरवरी 2022 सबसे रिसेंट जो है वो है हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि PSLV-C52 से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये हो गया हमारे कौन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। आइए थर्ड कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट्स देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स या जीसैट। जीसैट जो है, इनका मेन काम क्या है, ये इनका मेन काम है कम्युनिकेशन का, इसलिए इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। इनको हम जियो में रखते हैं, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। इसकी भी हिस्ट्री हम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हैं हमारे लिए, इंपॉर्टेंट इनकी डेट्स और इनके लॉन्चेस। तो सबसे पहला जो लॉन्च किया गया था वो था INSAT-1A, पर ये फेल हो गया था ऑर्बिट में और इसको लॉन्च किया गया था 10/4/1982 को। बट जो फर्स्ट सक्सेसफुल, अगर बोला जाए कि फर्स्ट सक्सेसफुल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा था, तो उसका था INSAT-1B, जो कि 30/8/1983 को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा INSAT-3 की जो सीरीज थी, INSAT-3 की सीरीज जो थी, इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2003 से। INSAT-4 की सीरीज दिसंबर 2005 से लॉन्च किया गया था। उसके अलावा GSAT-7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका दूसरा नाम रुक्मणी भी है, जो कि फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट था लॉन्च बाय इसरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च किया गया, लॉन्च डेट इसकी इंपॉर्टेंट है 30/8/2013। उसके अलावा 5/5/2017 को GSAT-9, जिसको सार्क सैटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये सार्क देशों को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5/12/2018 को GSAT-11 लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में अपन पहली बात कर चुके हैं, विच इज दी कंसिडर्ड एज दी हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो। तो फंक्शन के आधार पर हमारे GSAT सैटेलाइट्स का मेन फंक्शन क्या है, दीज आर बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ये काम करते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सैटेलाइट्स के बारे में। अब इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किससे करते हैं, उसके हम करते हैं अलग अलग प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल्स का यूज करते हैं, और इन लॉन्चिंग व्हीकल्स की अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी है। तो आइए अब हम समझते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल और लॉन्चिंग व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी। ये जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, ये अलग अलग जनरेशन्स के होते हैं, जिनकी लिस्ट हमारे सामने देखी रखी हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए, जनरेशन 3 से लेके SLV-3 से लेके चालू करते हैं, ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV MK2 और फिर GSLV MK3। तो ये अलग अलग जनरेशन्स होती है। बेसिकली जनरेशन का क्या मतलब होता है कि जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट का एक पर्पस होता है, जैसे अपन ने देख लिया अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उस आधार पर उसमें इक्विपमेंट्स ऐड करते हैं। मतलब सैटेलाइट का क्या होता है, एक बेसिकली लोड होता है जिसको हम पेलोड कहते हैं। अब जितना भारी सैटेलाइट होता जाएगा, उसको उठाने में उतना ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होगी, उतने ज्यादा एडवांस इंजन की जरूरत होगी। तो लिफ्ट ऑफ मास जो होता है लॉन्च व्हीकल का, कि वो कितना मास उठा के ले जा सकता है, लिफ्ट ऑफ मास होता है, उसके आधार पर जनरेशन डिसाइड होती है। साथ ही साथ उस पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसके इंजन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसमें फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, उसके आधार पर भी हम जनरेशन डिसाइड करते हैं। जैसे जो हमारा सबसे पहला जनरेशन जो हमारा लॉन्च व्हीकल था, वो था SLV, या लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV जो था, इसका मेन उद्देश्य क्या था
ये इसका मेन उद्देश्य था कि सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में क्या किया जाए, प्लेस किया जाए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। ये बेसिकली कैसा था, ये 4 स्टेज्ड रॉकेट था। मतलब इसमें 4 स्टेजेस थे। इन 4 स्टेजेस में फ्यूल इस्तेमाल होता है और वो फ्यूल कुछ समय तक के लिए जलता है, थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो जो पार्ट होता है उसको डिटैच कर दिया जाता है मेन रॉकेट में से। तो ये 4 स्टेज था। ये 4 स्टेज का में जो चारों जो स्टेज में जो ईंधन या जो फ्यूल यूज किया गया था वो सॉलिड प्रोपेलेंट ही यूज किया जाता था, और ये हमारा एसएलवी हुआ करता था। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी कि फर्स्ट एसएलवी से पहला लॉन्च कौन सा हुआ था। तो फर्स्ट एसएलवी जो था, हमारा खुद का लॉन्चिंग व्हीकल जो था, वो था एसएलवी 3E1। इसकी मदद से हमने 10th अगस्त 1979 10th अगस्त 1979 को रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड आरटीपी को लॉन्च किया था हमने। आरटीपी जो मिशन था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं था। तो इसके बाद जो सेकेंड मिशन जो था वो था एसएलवी 3E2 का, जो कि 18 जुलाई 1980 1980 को लॉन्च किया गया था। और इसमें जो सैटेलाइट था वो था रोहिणी सीरीज का RS-1, जो कि सक्सेसफुल मिशन था। जो नेक्स्ट मिशन था वो था SLV-3D1 था। और उसके बाद जो था नेक्स्ट जो मिशन था वो था SLV-3 का, जिसकी यहाँ पर इमेज भी लगी हुई है, जो कि 17 अप्रैल 1983 को लॉन्च किया गया था। और इसमें जो सैटेलाइट था वो था रोहिणी सीरीज का RS-D2 सैटेलाइट। तो एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, और जो पहला एसएलवी का लॉन्च है वो इंपॉर्टेंट है। एसएलवी कैसा हो गया, 4 स्टेज रॉकेट हो गया, और इसमें सभी के सब क्या है, सॉलिड प्रोपेलेंट हो गए। ये था हमारा फर्स्ट जेनरेशन का सैटेलाइट। अब जरूरत पड़ रही थी कि पेलोड का साइज इंक्रीज होता जा रहा था, तो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज करनी थी। तो आता है हमारा सेकेंड जेनरेशन का लॉन्चिंग व्हीकल, दैट वाज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड मतलब इंप्रूव्ड, बड़ा हुआ। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, जिसकी जो पेलोड कैपेसिटी थी, जिसकी पेलोड कैपेसिटी पहले से ज्यादा थी, और इंक्रीज होके वो 150 किलो तक की कर दी गई थी। इसका मेन काम क्या था कि सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लियो में प्लेस करना था। ये कैसा था, ये 5 स्टेज रॉकेट था। मतलब इसमें कितने स्टेजेस थे, 5 स्टेज रॉकेट था। और सब के सब कैसे थे, इसमें सॉलिड फ्यूल थे। सॉलिड फ्यूल थे। सॉलिड फ्यूल बेसिकली थ्रस्ट क्या होता है, बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएगी, जैसे कि ASLV का फर्स्ट ASLV का मिशन कौन सा था। तो फर्स्ट ASLV का जो मिशन था वो था ASLV-D1 के द्वारा, जो कि 24 मार्च 1987 को लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से एस रॉस 01 या SROS-1 सैटेलाइट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके बाद ASLV-D1 सीरीज के बाद D2 भी लॉन्च किया था, D3 भी लॉन्च किया था, D4 को लॉन्च किया था। तो जो फोर्थ लॉन्च था वो था ASLV-D4, जिसने 5 मई 1994, 5 मई 1994 को लास्ट लॉन्च भरा था, जिसकी मदद से एस रॉस C2 नामक सैटेलाइट को प्लेस किया गया था उसके ऑर्बिट में। अब जरूरत पड़ी और इंपॉर्टेंट और इंप्रूवमेंट की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लॉन्च व्हीकल आता है दैट इज PSLV। PSLV हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल रहा है इसरो का। और इसको यहाँ पर देखिए, इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोला जाता है, ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इसके बारे में थोड़े से इसके फीचर्स के बारे में हम समझ लेते हैं, इसके फीचर्स समझना जरूरी है। PSLV जो है ये बेसिकली कैसा है, ये नेक्स्ट जनरेशन था, और ये 4 स्टेज्ड है। कैसा है, फोर्थ या 4 स्टेज्ड लॉन्चिंग व्हीकल है। 4 स्टेज लॉन्चिंग व्हीकल है, मतलब इसमें 4 स्टेजेस हैं फ्यूल के। इसमें 4 स्टेजेस ऐसे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया है इन फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है, सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है।
थर्ड में फिर से सॉलिड का इस्तेमाल किया गया है, और फोर्थ जो स्टेज है उसमें फिर से लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। अब ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल है कौन कौन से, तो इनके नाम अपन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो जो फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज किया गया है, वो फ्यूल यूज किया जाता है बेसिकली HTBP। HTPB दैट इज, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडीन। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन को यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता था? सॉलिड फ्यूल के रूप में। जो सेकेंड स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज में कौन सा फ्यूल होता है? लिक्विड होता है। तो लिक्विड में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? वो है UDMH, दैट इज अनसिमेट्रिकल 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 डायमिथाइल हाइड्राजीन। डायमिथाइल हाइड्राजीन, ये हमारा लिक्विड प्रोपेलेंट या लिक्विड फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था। इसके साथ एक ऑक्सीडाइजर भी यूज किया जाता है जिसको N2O4 कहते हैं, या नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी कहते हैं। थर्ड स्टेज जो था वो फिर से सॉलिड था, तो सॉलिड में हमारे पास कौन सा फ्यूल है? HTPB, यही फ्यूल यूज करते थे। और जो फोर्थ स्टेज था, यहाँ पर लिक्विड था, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। फोर्थ स्टेज में यहाँ पर हम यूज कर रहे थे MMH को। MMH मतलब मोनोमिथाइल हाइड्राजीन। उसके साथ साथ हम MON, दैट इज मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इनका कलेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे थे फोर्थ स्टेज में। तो PSLV के ये चार स्टेजेस हैं। चारों स्टेजेस में जो फ्यूल है इनके नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजर का नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो N2O4 लिखा ये जरूरी है, और ये फोर्थ स्टेज है, आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि PSLV में यहाँ पर कुछ बूस्टर्स लगे हुए हैं, ये साथ में इसके पास में, ये यहाँ पे ये जो डायग्राम में बूस्टर्स लगे हुए हैं, ये बूस्टर्स के आधार पर भी PSLV का क्लासिफिकेशन किया जाता है। यदि PSLV में 6 बूस्टर्स लगे हैं तो वो वेरिएशन हो जाता है PSLV एक्सेल। PSLV एक्सेल। यदि यहां पर 4 बूस्टर्स लगे हैं तो वो हो जाता है PSLV QL। यदि 2 बूस्टर्स लगे हैं तो वो हो जाता है PSLV DL। और यदि कोई 0 बूस्टर्स लगे हैं, नो बूस्टर्स लगे, तो उसको हम कहते हैं PSLV CA, मतलब कोर, जैसा कि वो बेसिकली था वैसा। तो बूस्टर्स के आधार पर भी क्या होता है, PSLV का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट लॉन्च डेट आ जाएगी कि PSLV की फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च या फर्स्ट लॉन्च कौन सी रही। तो यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉन्च PSLV की कौन सी थी? वो लॉन्च किया गया था PSLV D1 लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 20 सितंबर 1993 को। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं था, ये भी कैसा हो गया था? फेल हो गया था। तो जो नेक्स्ट थी लॉन्च, जो कि जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च, तो फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च जो थी वो थी PSLV D2 के द्वारा, PSLV DT को द्वारा। और इसमें जो थे, इसको लॉन्च किया गया था 15 अक्टूबर 1994, और इससे हमने IRS P2 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ठीक है। PSLV से जो इंपॉर्टेंट मिशंस किए गए हैं वो थे, जैसे कि PSLV एक्सेल, एक्सेल सीरीज से लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान मिशन 1, चंद्रयान 1। और वही PSLV एक्सेल सीरीज से लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 5 नवंबर 2013 को, मंगलयान मिशन या MOM। इनके बारे में हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में अच्छे से बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जनरेशन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन का हमारा सैटेलाइट है, दैट इज GSLV या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन का सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अब इसमें कितने स्टेजेस हैं? इसमें थोड़ा सा चेंज है, ट्विस्ट है। तो बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस हैं। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, इसमें 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है? फर्स्ट स्टेज में हमारे पास
सॉलिड प्रोपेलेंट है, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट है, सेकेंड स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट है, सेकेंड स्टेज इज लिक्विड प्रोपेलेंट है, और जो थर्ड स्टेज है वो थोड़ा सा चेंज है, वो क्रायोजेनिक यहाँ पर प्रोपेलेंट को यूज किया गया है। क्रायो मतलब बहुत ज्यादा ठंडा। अब इसमें जो इंजन यूज किया गया है वो विकास इंजन यूज किया गया है, और अपन पहले ही बात कर चुके हैं विकास इंजन के बारे में, जो कि एलपीएससी के द्वारा डेवलप किया गया है, एलपीएससी संस्था के द्वारा डेवलप किया जा चुका है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर फ्यूल आएंगे, तो फ्यूल सॉलिड में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन सा है, HTPB, दैट इज हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। सेकेंड यहाँ पर जो लिक्विड स्टेज यूज किया जाता है वो फिर से वही है, UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन प्लस ऑक्सीडाइजर के रूप में N2O4 को यूज किया जाता है। अब जो क्रायोजेनिक है यहाँ पर, क्रायोजेनिक में हम LH2 प्लस LOX, LH2 मतलब लिक्विड हाइड्रोजन, जो कि -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर की जाती है, और लिक्विड ऑक्सीजन जो कि -182 डिग्रीज पर स्टोर करके रखी जाती है। इन फ्यूल्स का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये कैसा बन जाता है, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल बन जाता है। अब ऑब्वियसली फिर से इंपॉर्टेंट आता है इसकी फर्स्ट लॉन्च के बारे में। तो GSLV के द्वारा जो फर्स्ट लॉन्च किया गया था वो था GSLV D1 सैटेलाइट, GSLV D1 लॉन्च व्हीकल, जिससे जी सैट सैटेलाइट 1 को लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था 18 अप्रैल 2001 को। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए GSLV D1। और जो सबसे लेटेस्ट है, अभी जो हमारे न्यूज में भी रहा है, सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट है वो है GSLV F12, GSLV F12। और जो इस पे पेलोड था, जो सैटेलाइट था, वो था NVS-01, जिसको 29 मई 2023 को लॉन्च किया गया था। तो ये हो गया लेटेस्ट, ये हो गया फर्स्ट। अब हम चलते हैं इसके बाकी जनरेशन पे, दैट इज फिफ्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल, दैट इज GSLV MK3, जिसका दूसरा नाम LVM3 भी है। ये भी कैसा है, ये भी 3 स्टेज्ड है। ये भी कैसा है, 3 स्टेज्ड लॉन्च व्हीकल, मतलब इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए एक बार, इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। ये जो बड़े बड़े बूस्टर्स आपको दिख रहे हैं ये बाजू में, ये बड़े बड़े बूस्टर्स, इन बूस्टर्स में सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज किया गया है। सॉलिड प्रोपेलेंट अपने पास कौन सा था, HTPB था। इन बूस्टर्स का जो नाम है, इन बूस्टर्स को स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जिनको S200 स्टेज के बूस्टर्स बोला गया है, सॉलिड बूस्टर्स बोला गया है। तो सवाल अगर आपसे पूछते हैं कि HS200 या S200 क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, सॉलिड प्रोपेलेंट से भरे बूस्टर्स है, जो कि LVM3 में यूज किए जा रहे हैं, विच आर डेवलप्ड बाय इसरो और इसरो की संस्था के द्वारा। फिर जो यहाँ पर सेकेंड स्टेज हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेज, दिस इज सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में फिर से यहाँ पर क्या यूज किया गया है, लिक्विड फ्यूल यूज किया गया है। यहाँ पर जो लिक्विड फ्यूल यूज किया गया है वो है L110, और इसके साथ यहाँ पर 2 विकास इंजन को यूज किया गया है, मतलब इसका लिक्विड स्टेज बहुत ज्यादा पावरफुल है। 2 विकास इंजन को यहाँ पर यूज किया गया है। और यहाँ पर जो थर्ड स्टेज है, ये है हमारा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज जो है वो कैसा स्टेज है, क्रायोजेनिक फ्यूल यहाँ पर यूज किया गया है। क्रायोजेनिक फ्यूल में हमारे पास वापस वही आ जाते हैं, दैट इज LH2 प्लस LOX, इनको हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, और इसकी मदद से चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल किया गया था, लॉन्च को सक्सेसफुल किया गया था। अब नेक्स्ट चीज वही आती है कि इसका पहला लॉन्च क्या था, या पहली बार इसको कब यूज किया गया था। तो फर्स्ट यूज इसका कब किया गया था, इसका फर्स्ट यूज किया गया था 18 दिसंबर 2014 को, 18 दिसंबर 2014 को इसको यूज किया गया था। कहाँ किया गया था, केयर मिशन नामक मिशन में इसको यूज किया गया था। केयर का फुल फॉर्म है क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जो कि बेसिकली गगनयान मिशन का एक पार्ट था, प्रैक्टिस मिशन था, उसके लिए केयर मिशन में इसको री एंट्री टेस्ट में यूज किया गया था।
और इसका जो इम्पोर्टेंट लॉन्चेस रहे हैं कौन कौन से रहे हैं, वो है LVM-3M1, जिसकी मदद से 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था। और LVM-3M4 के द्वारा 14 जुलाई 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल मिशन रहे चंद्रयान 3 में, तो रिसेंटली इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है 5th जनरेशन के बाद, जो नई एक अलग ही कैटेगरी निकल के आई है, वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, ये बेसिकली 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। इनमें केवल 3 स्टेजेस हैं, और जो तीनों स्टेजेस हैं उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज किया गया। और सॉलिड प्रोपेलेंट हमको पता है कौन सा है, HTPB है। उसके अलावा इसमें एक और चीज ऐड की गई है जिसको कहते हैं VTM, मतलब वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। अब बेसिकली क्या है कि यदि छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करने हुए, तो छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आप PSLV का क्यों बार बार यूज कर रहे हो? उसके लिए स्पेसिफिक छोटे छोटे बना दो, जिससे क्या हो कि खर्चा जो हो वो मिनिमाइज हो सके और एफिशिएंटली सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस किया जा सके। इसका जो फर्स्ट लॉन्च किया गया था वो किया गया था August 7 2022 को, 2022 को। और अभी जो रिसेंट किया गया है वो सेकेंड जो इसका एक्सपेरिमेंटल यूज किया गया है और इसकी मदद से सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है वो था 10 फरवरी 2023 को। हालांकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही डेट है इसके लिए कि SLSLV पहली बार कब यूज किया गया, तो इस तारीख को यूज किया गया है। इसका पर्पस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और नया प्रकार की जो लॉन्च व्हीकल आया है, दैट इज RLVTD, दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इसकी मदद से क्या किया जा रहा है, इसकी मदद से इसरो क्या कर रहा है कि री एंट्री प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना रहा है। और री एंट्री प्रोग्राम के साथ साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जाए, इस लॉन्च व्हीकल को एक बार यूज किया जाए और सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में प्लेस कर दे, और प्लेस करके इसको वापस अर्थ पर ले आया जा सके। इसको वापस अर्थ पे आप ले आओगे तो इसके जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी चीजें बचती हैं, इसके इक्विपमेंट्स या इसके जो पार्ट्स हैं, उनको क्या किया जा सके, रीयूज किया जा सके। क्योंकि यदि एक बार लॉन्चिंग व्हीकल यूज होता है तो उसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, उसके पार्ट्स को, वो सिंपली क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में क्या किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि इसके इक्विपमेंट्स को यूज किया जा सके और उनको फिर न्यू मिशंस में यूज करके एफिशिएंटली इसरो अपनी फंक्शनिंग को और वर्किंग को काम करवा सके, जिससे कि क्या हो जाए, ओवरऑल कॉस्ट एफिशिएंसी और कॉस्ट बेनिफिशियल साबित हो। ये टेक्नोलॉजी अभी इन प्रोग्रेस है, इन वर्किंग है। जैसे ही इसमें कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा तो उसको अपन ऐड करेंगे। तो ये थे सारे लॉन्च व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी। ये थी स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी कुछ बची हुई ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे BARC, DRDO एटसेट्रा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स के लिए हम वीडियो आपको देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।